हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें कि हमने एसएससी जीडी सीपीओ के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 700 पर 35% की एकल छूट और समान राशि पर 18 और 12% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमने इसमें पूछा गया, यदि एक वस्तु 700 रुपये की है, तो अगर उस पर 35% की छूट दी जाए और 18 और 12% की दो अलग अलग छूट दी जाए तो उनमें क्या अंतर होगा। अगर हम 700 और 35% की छूट, तो ये तो एक छूट हुई। 18 और 12% की छूट की एक एकल छूट क्या होगी, हम ये देखेंगे। अगर हम 18% और 12% की दो एकल छूट देखेंगे तो उसके अगर हम एक छूट निकाल ले तो उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। इससे हम एक एकल छूट निकाल लेंगे कि इस पर कुल कितनी एकल छूट बैठेगी। 18 और 12% की दो एकल छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी। तो ए बराबर 18, क्योंकि छूट है तो हम इसको माइनस में लेंगे। माइनस के 18 और माइनस के 12 प्लस माइनस के 18 गुणा माइनस के 12 बटा का 100। तो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस के 30 और 18 और 12 216। तो यानी माइनस के 30 और प्लस के 216 की डिवाइड 100 से डिवाइड करेंगे 2.16, तो 2.16। तो 30 और 2.16 ये आएगा हमारा 28, यानी कि 27.84। 27.84। तो ये एकल छूट 27.84% की है और वो एकल छूट 35% की। तो कितना अंतर आएगा, यहाँ से अंतर आएगा हमारा 7.16 का। कितना अंतर आएगा, 7.16 का। आप ये भी देख सकते हैं कि 30% में तो 5% का और 2.16 ही सीधा, यानी 7.16% का। तो 700 का 7.16% निकाल लेंगे तो ये एक एकल छूट और 18-12% की दो छूट में अंतर आ जाएगा हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 छंग 42, 7 ही कम 7 और 4 11, हासिल 1, 77 49 1 50, 50.12। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पूछा गया था कि 35% की एकल छूट और 18-12% की दो एकल छूट के बीच अंतर। तो हमने एक 18-12% की एकल छूट निकाल ली जो हमारी की बैठी थी 27.84। तो 35% और 87.84 में कितना अंतर, 7.16। तो 700 का 7.16 कितना प्रतिशत के बराबर है, 18 हमारा 50.12। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जो 96, 108, 144 में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभाज्य है। यानी अगर कोई दी हुई संख्या और उनसे सबसे छोटी होने वाली विभाजित संख्या, यानी कि वो हमसे इनका एलसीएम पूछा है। किस किस का एलसीएम, 96, 108 और 144। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर एलसीएम या तो वहाँ पे दी गई सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई मल्टीपल होता है। अगर हम 144 को 96 से डिवाइड करें तो नहीं होगा ना 108 से। अगर इसका डबल करें 288, 288 भी डिविजिबल नहीं होगा 108 से, 96 से हो जाएगा। और फिर उसका 3 गुना करें तो ऐसे नहीं होगा, मतलब 3 गुना भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम फैक्टर से करें इसका एलसीएम तो इसको हम 12 अट्ठे 96, 12 नम्बर 108 और 12 12 144, ये हमारा फैक्टर से निकालने का मेथड है। तो एक कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे हम 12, और 8, 9 और 12 का एलसीएम देख लेंगे। अब अगर सबसे पहले हम ऐसे फैक्टर करते हैं जिसमें एक कॉमन हो, हमारा हमने एक कॉमन यहाँ से सभी से कॉमन 12 उठा लिया, और अगर एक अलग देखे तो 8, 9, 12 ये बचे। इस तीनों में एक एक फैक्टर अलग बचा जिसका कि हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 9 और 12 का एलसीएम हमारा 72 हो जाएगा। तो 72 की मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 12 सते 84 और 2
86 यानी कि 864। तो वह संख्या क्या होगी? 864 होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम निकालने का हमारा शॉर्टकट मेथड है। अगर हम ऑप्शन से करें इस क्वेश्चन को तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 864 है, तो सबसे पहले उसे डिवाइड करके देख लेंगे और वो सभी से डिवाइड हो भी जाएगी, तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 864। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादाम के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर बादाम की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे, यानी कि समान रहे। अब अगर मूल्य में वृद्धि होगी, अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में अगर खर्चे को समान रखना है तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। खपत में क्या करनी पड़ेगी? कमी। अगर मूल्य हमारा 1/10, अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 से 10, 1/10, यानी अगर मूल्य अगर पहले 10 था और उसमें 1 की वृद्धि हुई, अगर मूल्य पहले 10 था और अब कितना हो गया? 11, तो जो खपत होती है वो इसके उल्टे अनुपात में चेंज हो जाएगी। पहले मूल्य किस अनुपात में बढ़ा? 10 से 11, तो खपत 11 से कितनी हो जाएगी? 10। तो खपत का रेशो क्या हो जाएगा हमारा? 11 से 10। ये 11 से 10 ही हमारा किसका रेशो हो जाएगा? एक्सपेंडिचर का, यानी कि खपत का रेशो क्या हो जाएगा? 11:10, यानी कि खपत में कितनी कमी आएगी? 1 की, किस पर? 11 पर। तो 100/11%, 100/11%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि विक्रेता ने एक मेज के क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद इसका विक्रय मूल्य 5670 अंकित किया। चूंकि इस मूल्य पर स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100% था। क्रय मूल्य कितना था? हम वस्तु का सीपी मान लेंगे, वस्तु का सीपी। हम वस्तु का सीपी मान लेंगे कि वस्तु का सीपी 100 था। वस्तु का सीपी कितना था? 100 रुपये। ने 35% लाभ के अंकित मूल्य अधिक किया, यानी कितने में बेचना चाहता था वो? एसपी कितना चाहता था उसका एसपी कितना चाहता था वो? 35% लाभ पर, यानी कि कितने बेचना चाहता? 135 पर। वो 35% लाभ उसको चाहिए था, यानी कि 100 की वस्तु कितने में चाहता बेचना? 135 में। लेकिन जब 135 में नहीं बिकी तो उसने इस पर बेचा कि उसे 112, कुल कितना लाभ हो? 12% का, यानी उसका एक्चुअल सीपी कितना आया? उसका एक्चुअल सीपी कितना आया? 112 का। तो वस्तु आखिर में उसे कितने में देनी पड़ी? 112% में। कितने में? 112 में। तो अगर वो 35% के लाभ पर बेचता तो वस्तु कितने में बेच दी? 5670 में। वस्तु कितने में बेचता? 35% के लाभ पर 5070 में, लेकिन बेचनी पड़ी 112 में। तो हमने उसका नया विक्रय मूल्य पूछा है उसने, यानी कि अगर वो 135 की बेचता तो वस्तु कितने की होती? 5670 की, 5670 की, यानी 135 किसके बराबर? 5670 के। और हमसे पूछा है उसका नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य कितना था? उसने एक वस्तु कितने में बेची आखिर में? 112 में। तो हमसे 112 का मान पूछा है तो हमसे डिवाइड कर लेंगे। अगर अब 15 से पहले 15 से डिवाइड करेंगे, 15 नम्मा 135 और 15 × 45, 15 × 45, 5 6 6 7 7 13 और 5, इसे 9 से डिवाइड कर लेंगे तो 15 पर, अगर इसे हम 9 से डिवाइड करें ये 15 पर, और ये 9 से 9 6 54, 9 3 27 और 0, और ये 15 से 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, यानी कि 42 पर। और 42 गुना उसमें करेंगे 112 में, 42 दूनी 84 का 4 का हासिल 8, 42 में 42 और 8 50, 42 में 42 और 5 47, 4704, यानी आखिर में वस्तु उसने कितने की दी? 4704 रुपये की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक बार फिर देखते हैं। हमने वस्तु का सीपी मान लिया उसकी 100 रुपये था और वो 35% अधिक में बेचना चाहता था, यानी कि वस्तु कितने में बेचना था? 135 रुपये में। लेकिन उसने बिक्री न होने के कारण वस्तु को उस मूल्य पर बेचा जिससे कि उसे 12% लाभ हो, यानी वस्तु कितने में बेचना चाहा? 112 रुपये में।
जब वो अगर 135 की बेचना चाहता था तब उसका विक्रय मूल्य कितना था 5,670, और जब वो 112 में बेचना था तो वो हमसे मूल्य पूछा गया है, यानी 135 किसके बराबर था 5,670 के, और 112 का हमसे मान पूछा है। 135 से डिवाइड कर लेंगे 5,670 को, एक का मूल्य आ जाएगा, और 112 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 112 का मान हमको निकल जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 75% कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ दिया और परियोजना 65 दिनों में पूर्ण हुई। 15 कर्मचारियों ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा था? देखते हैं कितना एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कार्यालय में 75 कर्मचारी ने एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमने 75 आदमी 60 दिनों में कार्य करते हैं। कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने छोड़ दिया और 65 दिनों में पूरा हुआ। कार्य कितने दिनों में हुआ? 65 दिनों में। कार्य पहले कितने दिनों में होना था? 60 दिनों में। अब कार्य कितने दिनों में हुआ? 65 दिनों में। हम इसको कार्य को क्वेश्चन को रिमेनिंग वर्क पे करेंगे। पहले कार्य कितने दिन में होना था? 60 दिन में। अब कार्य कितने में हुआ? 65 दिन में। पहले 60 दिन में, अब 65 दिन में। कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? 5 दिन। 5 दिन एक्स्ट्रा लगे। 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे? क्योंकि कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया था। कितने कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया था? 15 कर्मचारियों ने। इन 15 कर्मचारियों का कार्य ही इन 5 दिनों में पूरा किया। इन 15 कर्मचारियों का कार्य 5 दिनों में किया। किसने? रिमेनिंग कर्मचारी ने। अब पहले कर्मचारी कितने थे? 75। पहले कर्मचारी कितने? 75। अब कितने कर्मचारी? 60। अब एक बार और समझिए, टोटल कार्य कितने दिन में करना था? 60 दिन में। कार्य कितने दिन में हुआ पूरा? 65 दिन में। कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? 5 में। एक्स्ट्रा दिन क्यों लगे? क्योंकि पहले कर्मचारी कितने थे? 75, और कुछ दिनों के बाद कर्मचारी कार्य छोड़ गए। 15 कर्मचारी छोड़ गए, किस वजह से? कितने बचे अब? 60। तो उन 15 कर्मचारियों का जो काम था वो 60 आदमियों को करने में 5 दिन लगे। भाई जो ये 5 दिन एक्स्ट्रा लगे, ये 5 दिन एक्स्ट्रा जो थे हमारे, ये 5 दिन एक्स्ट्रा इसलिए लगे ना कि जो कर्मचारी 15 छोड़ गए, अगर ये कर्मचारी 15 छोड़ते ना तो कार्य पूरे दिनों पूरा हो जाता हमारा 60 दिन में। तो ये जो 5 दिन एक्स्ट्रा लगे में इस वजह से कि मैं 5 कर्मचारी कार्य छोड़ गए, और इन 5 दिनों तक कार्य किसने किया? एक्स्ट्रा दिनों तक इन 60 कर्मचारियों ने। इन 60 कर्मचारियों ने तो कार्य किया। तो अगर हम देखेंगे कि ये हम रिमेनिंग वर्क पे काम करेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना बचा था? उन 15 अगर मैं आदमी 15 आदमी उन 15 आदमियों का काम, 15 आदमी का 5 दिन का काम, हमने मान लिया कि उन 15 आदमी में 15 आदमी उस काम को एक्स दिन में करते। 15 आदमी कितने दिन में करते? एक्स दिन में। तो इन 15 आदमियों के एक्स दिन का काम कितने आदमियों ने किया? 60 आदमियों ने। कितने दिन तक किया? इन 5 एक्स्ट्रा दिन तक। तो यानी कि हमारा ये रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो 15 से डिवाइड करेंगे इसको कितने बार? 4 पर। 4 पंजे 20, यानी कि एक्स बराबर कितना आया हमारा? 20। एक्स बराबर कितना आया? एक्स बराबर कितना आया? 20। यानी कि मैं उन आदमियों का काम कितने दिन का बचा हुआ था? 20 दिन का। कितने आदमियों का काम कितने दिन का बचा था उनका? 20 दिन का। तो यानी काम कितने दिन बाद छोड़ा था उन्होंने? 40 दिन बाद। कितने दिन बाद छोड़ा था उन्होंने? 40 दिन बाद। एक बार फिर समझिए, आदमी कितने थे? 75। कितने छोड़ गए? 15। कितने बचे हमारे पास आदमी? 60। और दिन कितने लगे? हम पहले दिन 75 आदमी कितने दिन ले रहे थे? 60 दिन। 75 आदमी कितने दिन? 60 दिन। और 60 आदमी कितने दिन ले रहे हैं? 65 दिन। तो ये 5 जो एक्स्ट्रा लगे मैं इसलिए कि मैं 15 का आदमी काम छोड़ गए। अब मान लें कि उनका एक्स दिन का काम बचा था। हम मान लें कि उन आदमियों को 15 एक्स दिन का काम बचा, तो 15 आदमियों का एक्स दिन का काम किसने किया? 60 आदमी ने। कितने दिन में? 5 दिन में। भाई
जो यो उन 15 का जो काम छोड़ गए उनका x दिन का काम हमने बचा था मान लिया, और ये x दिन का काम तो 5 दिन एक्स्ट्रा लगे इन 60 आदमियों को करने में, तो हम निकाल लेंगे x बराबर 20 हमारा, यानी कि उनका 20 दिन का काम बचा था। अगर 20 दिन का काम बचा था तो कार्य टोटल 60 दिन में करना था, अगर 20 दिन का काम बचा तो टोटल कार्य कितने दिन कर दिया था उन्होंने, 40 दिन। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याएं 12:7 के अनुपात में उनका HCF 25 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या का अनुपात रेशो क्या है, 12:7, और HCF कितना है उनका, उनका HCF या मैसा है उनका 25, मैसा कितना है उनका 25। हमसे संख्या पूछी है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अगर हमें संख्याओं का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो, अगर हमें संख्या निकालनी हो तो सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी संख्या आ जाएगी। तो 25 की 12 और 7 में गुणा कर दिए, इससे हमारी संख्या आ जाएगी। तो 25 की 12 में गुणा करेंगे, 12 25 धाम 250 और 25 दूनी 50, यानी कि 300 और 25 सत्ते 175, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर संख्या में अनुपात दिया हो और उनका HCF दिया हो और संख्या पूछी हो तो सीधा मल्टीप्लाई करके हमारी संख्याएं आ जाएगी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा क्वेश्चन, आनंदी ने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपये में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी, क्योंकि उसके पास कम पैसे थे। उसने डाउन पेमेंट के लिए 2000 का भुगतान किया और दुकानदार ने इसे 1 महीने बाद 2440 का भुगतान करने के लिए विकल्प दिया। इस किस्त विकल्प में दुकानदार किस दर से साधारण ब्याज वसूल करेगा। देखो, वस्तु का मूल्य कितना था, 4400 रुपये। वस्तु का मूल्य कितना, 4400 रुपये। उसने कितने रुपये दे दिए, 2000 का भुगतान कर दिया। तो वस्तु अब उसको कितने देना है, 2400 रुपये। जो अब किस्त, जो अब ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, ओनली हमारा 2400 रुपये पर लगेगा। तो मूलधन तो हमारा 2400 रुपये आएगा, और आखिर में 1 महीने के बाद उसने कुल कितने रुपये देने की है, 2440। उसे कितने रुपये आखिर में भी, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज के रूप में से कितने देने पड़े, 40 रुपये। भाई 2400 रुपये बचे थे, ब्याज आखिर में उसे देने कितने थे, 2440, यानी 40 रुपये देने थे ब्याज कितने समय के, 1 महीने के लिए। तो हम दर निकाल देंगे। तो हमारा फॉर्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय। समय हमारा कितना, 1 महीना, महीने को हम साल में करने के लिए नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा 24 से 24 और 12 से 24 2 बार, और 2 से 40 कितने बार, 20 बार। 12 से 40 कितने बार, 20 बार। तो हमारी दर कितनी आ जाएगी, 20% वार्षिक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी को 12 प्रति केजी और 25 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले गेहूं के अनुपात में मिलने चाहिए कि उसे 20 रुपये 20 प्रति केजी का बेच सके। तो हम इसमें इसको करेंगे सीधा एलिगेशन से, 12 25 और कुल कीमत 20 रुपये। तो हम इसको एलिगेशन से 25 में से 20 जाएंगे 5 और 12 में से 20 में से 12 गए 8, तो किस रेशो में आएगा हमारा, 5:8 रेशो में। ऑप्शन नंबर सी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 अभाज्य संख्याओं x और y, जहाँ x बड़ा है y से, का LCM 533 है। 4y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याओं का LCM कितना होता है हमारा, संख्याओं का मल्टीपल। यानी अगर हमारी अभाज्य संख्याएं x और y है, अभाज्य संख्या क्या रही है हमारी x और y, तो उनका LCM क्या होता है हमेशा, LCM अभाज्य संख्याओं का LCM होता है हमारा संख्याओं का गुणनफल, यानी x गुणा y। तो संख्याओं का LCM कितना है, 533। अब हम 533 को इस संख्या से डिवाइड करें जो कि अभाज्य संख्या है हो। अब तो 533 किससे डिवाइड होगा, 533 तो 7 से देखेंगे, सबसे छोटा तो सबसे पहले तो 5 से तो है नहीं है डिवाइड, तो न 3 से है, तो 7 से देखेंगे, 7 से ये है नहीं, फिर 11 की भी नहीं है, तो 13 से देखेगा, 13 चौका 52 और 13 एकम 13, यानी कि 13 से ये कट जाएगा। 13 से कितने बार कट जाएगा हमें ये, 41 बार। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, एक्स और वाई क्या हो जाएगी हमारी,
41 और 13, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पे कहा गया है कि एक्स का मान बड़ा है किससे, वाई के मान से। तो एक्स का मान 41 और वाई का मान 13, तो 4 गुणा 13 और माइनस 41, तो 13 चौका 52, 52 में से 41 तो कितना बचा 11, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने वाले समय से 6 घंटे अधिक है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में। हमारे दूरी का फॉर्मूला था दूरी बराबर एक्स गुणा वाई और एक्स माइनस वाई गुणा समय में अंतर। समय में क्या था, अंतर, टाइम में डिफरेंस, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो नाव की चाल कितनी है 20 और धारा की चाल कितनी है 8, तो हमारा तो नदी के बहाव की दिशा में चाल क्या हो जाएगी। अब अगर हम नदी की चाल ए माने, शांत जल में नाव की चाल अगर ए है, यानी कि ए कितना है हमारा 20 और धारा की चाल को हम बी माने, बी यानी कि बी बराबर 8, तो जब नदी और धारा, जब नाव और धारा एक ही दिशा में बहेंगे तो चाल कितनी हो जाएगी हमारी a + b यानी कि 28। जब विपरीत दिशा में चल जाएगी तो घट जाएगी हमारी, तो चाल क्या होगी उस समय हमारी a - b यानी कि कितनी 12। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 28 और y का मान कितना आ जाएगा 12। तो हम रख देंगे फॉर्मूले में। तो x का मान कितना 28 और y का मान 12, और 28 - 12 कितना 16, और गुणा समय अंतर 6 का, तो हम से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 4 से ये 4 बार, 4 से 28, 7 बार, 7 की 7 चौक 28, तो 7 से 4 ये 3 बार, सॉरी 7 21 21 को 126, तो दूरी कितनी है 126 किलोमीटर। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, ठीक है। और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर की दूरी को 24 से 40 मिनट में तय करती है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में एक अन्य स्टेशन तक की यात्रा तय करते हैं, ट्रेन की औसत चाल हमसे पूछी गई है। औसत चाल का फॉर्मूला एवरेज स्पीड या औसत चाल का हमारा फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 540 किलोमीटर की दूरी कितने समय में 240 मिनट में, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में एक अन्य स्टेशन, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी 540 किलोमीटर, तो ये प्लस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 घंटे में, तो कितने 9 × 5 = 45, 450 किलोमीटर, ये तो कितना समय लिया 240 मिनट, 240 मिनट ये है, 240 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 4 घंटे प्लस 5 घंटे ये 9 घंटे, ओ सॉरी 5 घंटे ये, तो टोटल समय कितना आ जाएगा 9 घंटे, और वो कितना हो जाएगा 990, तो 990 बटे 9 ये कितना हो जाएगा 11 बार 1 यानी कि 110, यानी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी हमें 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। तो कुल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीटर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% ब्याज दर वाली एक योजना में पीटर से आधी राशि का निवेश किया। पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया तथा रेचल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि उनके द्वारा अर्जित ब्याज में 897 का अंतर था तो रेचल ने कितनी राशि का निवेश किया। दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या पीटर ने 10% वार्षिक दर निवेश किया, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% देने वाले पीटर से आधी। तो पीटर ने मान लिया हम पीटर 200 रुपये, पीटर कितने 200 रुपये की राशि निवेश करता है, और रेचल कितनी 100 रुपये। हम मान लेते हैं कि इसने 100 रुपये, पीटर ने 10% वार्षिक दर पर
दर कितनी है 10%, और इसकी भी दर कितनी है 10%। लेकिन इसने साधारण ब्याज पर एसआई पर इसकी दर कैसी है एसआई, और ये कैसा है सीआई पर। इसने सीआई पर इसने अपनी राशि किस पर दी है सीआई पर, और इसने अपनी राशि एसआई पर दिया है। 10%। पीटर ने 2 वर्ष के निवेश किया था, रचल ने 3 वर्ष के लिए। इसका समय कितना है, इसका टाइम कितना है 2 वर्ष, और इसका टाइम कितना है 3 वर्ष। तो ये कितना ब्याज लेगा 10 दूनी 20%, 2 साल में कितना 20%, 200 का 20%, तो ये कितना ब्याज लेगा, हम इसका ब्याज निकाल लेंगे ये कितना ब्याज लेगा। ये ब्याज लेगा 10 दूनी 20%, तो 200 का 20% कितना, 200 का 20% यानी कि 40। तो इसने कितना लिया ब्याज लिया 40 रुपये का, और ये 10% की दर पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है हमारा 33.1%, 33.1%, यानी 100 का 33.1%, यानी इसका ब्याज कितना हुआ, इसका रेचल का ब्याज कितना हुआ हमारा, इसका ब्याज कितना होगा हमारा 33.1%। तो 40 और 33.1 में कितना अंतर आएगा, 40 माइनस 33.1 में कितना अंतर होगा 6.9 का, तो 6.9 का अंतर आया। तो इसने बोला है कितना 897 का अंतर, तो 6.9 किसके बराबर होगा 897 के बराबर। तो 6.9 897 के बराबर। तो पूछा रचल ने कितनी राशि निवेश की थी, रचल ने कितनी राशि की थी हमने रचल के 100 रुपये माना था, तो रचल ने 100, तो ये यहाँ से यहाँ, तो 23 से डिवाइड कर देंगे, ये 997 में 23 से 23 3 69, और 23 3 69, और 23 नम्मा 207, यानी कि 390 पर, और 300 ये 130 पर, 130 की 100 में गुणा यानी कि 13,000, उस नंबर सी सही होगा। तो एक बार फिर देखिए, मतलब रचल माना पीटर ने 100 रुपये, पीटर ने 200 रुपये, रचल ने 100 रुपये। इसने बोला था कि रचल ने आधी, इसने 10% पर, इसने भी 10% पर, लेकिन इसने सिंपल इंटरेस्ट पर, इसने चक्रवृद्धि पर। 2 साल में कितना 10% की दर से, 2 साल में कितना 20%, 200 का 20%, इसने 40 रुपये ब्याज के लिए, और इसने 10% पर 3 साल का कुल कितना ब्याज बैठा 33.1%, 100 का 33.1 पर 33.1 रुपये। तो इन दोनों का कितना अंतर आया, इनका अंतर आया 6.9, और सवाल में बोला इन दोनों का अंतर कितना था 897, तो 6.9 किसके बराबर 897 के। तो हमसे रचल की राशि पूछेगी, रचल ने कितने लगाए थे 100 रुपये, तो हमारी राशि कितनी जाएगी रचल की 13,000 रुपये। प्लीज़ हेरेंट्स भाई दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि 2 मिश्रणों ए और बी की संरचना इस प्रकार के, मिश्रण ए में कॉपर टिन का अनुपात 1:2, और मिश्रण बी में कॉपर टिन का अनुपात 1:3। ए और बी को समान मात्रा को, तो ये जुड़ जाएगी समान मात्राओं का उपयोग, सॉरी ए और बी की समान मात्रा, ए और बी की समान मात्रा का उपयोग किया गया है। जो कि मिश्रण सी बनाया, तो सी में कॉपर और टिन का अनुपात हुआ, सी में हमें कॉपर और टिन का, तो ए मिश्रण में अनुपात कितना था 1:2 का कॉपर और टिन का, और बी मिश्रण में 1:3 का। दोनों की मात्रा समान बोली है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कुल कितनी मात्रा थी 1 और 2 3, और यहाँ पे 1 और 3 4, तो समान कर लेंगे। तो यहाँ पे हम वहाँ कितना था 3, तो यहाँ के 3 पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई, तो ए में कितना हो जाएगा अब 4 कम 4, 4 दूनी 8, और बी में कितना हो जाएगा 3 कम 3, और 3 तिया 9। तो यहाँ भी 4 और 8 12 हो गया, और यहाँ पे 12, तो कॉपर टिन का अनुपात कितना हो जाएगा 4 3 7, और 8 4 3 7, और 8 9 17, यानी कि 7:17 हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना हो जाएगा 4 और 3 7, और 8 9 17, तो 7:17। क्योंकि हमने समान इसलिए क्योंकि बोला गया था कि दोनों की ए और बी की मात्राएं कैसी है समान मात्राएं हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 49 विद्यार्थियों को औसत वजन 53 kg है। जब एक नए विद्यार्थियों को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी हो जाता है। नए विद्यार्थियों का औसत वजन पूछा है, उनसे पूछा गया है 49 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 53 kg। 49 विद्यार्थियों का औसत कितना है 53 kg। दोस्तों औसत का क्या मतलब होता है,
अगर मैं तो बोलूँ कि औसत क्या मतलब, औसत का मतलब होता है कि अगर वहाँ पे 49 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं वहाँ पे 49, यानी और उनका औसत कितना है 53, औसत कितना है उनका 53, यानी कि प्रत्येक, चाहे किसी के पास 50 केजी हो, चाहे किसी के पास 100 केजी हो, चाहे किसी के पास 101 केजी हो, लेकिन उन सब के पास 53 केजी है। ये औसत का मतलब है कि हमने डिनोट कर दिया कि सभी के पास 53 केजी है, चाहे उनमें किसी के पास 101 भी हो, चाहे किसी के पास 2 केजी हो, लेकिन मान लिया कि सभी के पास 53 केजी ही है। अब जब अगर एक, तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी आ गई, जब एक इसमें ऐड होएगा, अगर एक ऐड हो गया तो कितने हो गए अब 50। औसत में कितनी कमी आएगी 500 ग्राम की, औसत में कितनी कमी आई 500 ग्राम की, तो नया औसत कितना हो गया 52.5 केजी, 52.5 केजी, 52.5 केजी नया औसत। तो अब हम अगर फर्क पड़ेगा तो जो वहाँ पे हैं उन सब पे फर्क पड़ेगा, जो आखिरी में वहाँ पे रहते हुए हैं। और अब आखिरी में कितने बचे वहाँ पे 50, आखिरी में कितने बचे 50, और कितने का फर्क पड़ा है 50 पे 500 ग्राम का। अगर 50 बंदे 500 ग्राम का फर्क पड़ा है, यानी कि 500 ग्राम यानी कि एक 50 पे कितने का, यानी कि 1/2 होगा। 500 ग्राम को हम 1/2 केजी लिख सकते हैं, तो 5 यानी कि 25 का, तो यानी कि वो 25 केजी कम था, किससे 53 से, किससे कम था वो 53 से, क्योंकि 53 से कम हिलाएगा तभी तो औसत में कमी होगी। अगर कोई एवरेज से ज़्यादा वजन बढ़ाता तो वहाँ पे वो हमारा औसत बढ़ता, अगर औसत से कम बढ़ाएगा तो हमारा औसत वहाँ पे घटेगा, क्योंकि वो 53 से 25 केजी कम आया, तो उसका औसत कितना था 38, सॉरी उसका औसत कितना था 28, उसका औसत कितना था वहाँ पे 28 केजी। ओके दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बस ये देखना है कि औसत वहाँ अंत में कितने बचे हैं और औसत में कितना चेंज आया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 12, उनका अनुपात 3 पर पता है, उन संख्या का संख्याएं हमसे ज्ञात कीजिए। सॉरी, HCF 12 उनका अनुपात 3 अनुपात 15, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याओं का हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा गया है। संख्या का अनुपात कितना है 13:15, और HCF दिया हुआ है हमसे HCF 12। अगर दोस्तों अगर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर संख्याओं का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो और संख्या पूछे तो अलग अलग में मल्टीप्लाई करके हम संख्या निकाल लेते हैं, लेकिन अगर कभी HCF देंगे और उनका संख्याओं का अनुपात देकर उनका एलसीएम पूछे तो सभी के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि अगर हम 12, 13 और 15 का एलसीएम करें, वो मल्टीप्लाई करें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 12, 15 180, 180 की 13 में 18 या 54, 80 234, यानी कि हमारा इन सब के मल्टीप्लाई आ जाएगा 2340। तो हमारा संख्याओं का एलसीएम क्या होगा 2340। क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के 15 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा हो, हमारा तरीका अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों प्लीज़ अगर अच्छा लगा प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हमारे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।